नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के विदेश नीति को संचालित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। जब भारत को अंग्रेजों ने छोड़ा, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। अंग्रेज जो कुछ अपने हिसाब से सिस्टम बनाए हुए थे, उसी को आप भारत की विदेश नीति मान सकते हैं, जो कि कुछ खास नहीं के बराबर थी। जब भारत आज़ाद हुआ और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बेहतरीन संविधान का सांचा ढांचा तैयार किया, तो उसी दौरान 1946 में जब अंतरिम सरकार अभी गठित हुई थी, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा। वहीं यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग भी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या किसी भी देश का भारत को पिछलग्गू बताते हैं, 1946 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन से उनका भ्रम दूर हो जाना चाहिए। तो जब विदेश नीति संचालित करने की बात आई, तब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आखिर वो कौन से सिद्धांत होंगे जिसके आधार पर भारत अपने विदेश नीति, अपने पड़ोसियों से, महाशक्तियों से अपने संबंधों का निर्वहन करेगा। तब आइए हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक महान संविधान निर्माता, अनेक विद्वान, बाबा साहब अम्बेडकर और महिलाएं, इन लोगों ने मिलकर जो संविधान में यह बताया कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार से संचालित होगी, उसका अक्स हमें किस प्रकार दिखाई देता है। तो सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता। आपको तो पता ही होगा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था। एक यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर। दो गुट बटे हुए थे। अमेरिका पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था और साम्यवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस, सोवियत संघ, रूस। ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन दोनों खेमों की लालसा थी कि भारत किसी एक की तरफ जाकर उन्हें मजबूत करे। भारत के पास भी विकल्प खुला था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करेंगे, हमारी एक विदेश नीति होगी। तब उन्होंने गुट निरपेक्षता का आह्वान किया, यानी गुट निरपेक्षता नीति को स्वीकार किया। और यही गुट निरपेक्षता की नीति भारत के विदेश संबंधों का आधार बनी और यह भारत के विदेश नीति का सार भी कही जाती है। आज भी भारत तटस्थ भाव से किसी भी वैश्विक समस्या में योगदान करता है। वह किसी गुट, साम्यवादी या पूंजीवादी से प्रभावित नहीं होता है। अब देखते हैं गुट निरपेक्षता में चीज़ें क्या थी। पहला कि गुटों से पृथक रहना। वही कहने की बात है कि न वह साम्यवादी गुट में जाएगा रूस के साथ, न वह अमेरिका के साथ आएगा पूंजीवादी में। दोनों गुटों से पृथक रहकर अपने विकास संबंधी कार्य करेगा, क्योंकि भारत अभी तत्काल में ही आज़ाद हुआ था। किसी भी गुट के साथ जाने का मतलब होता भारत अपने हितों की तिलांजलि निश्चित रूप से देता और पिछलग्गू लगने वाला जो आरोप भारत पे लगा है वह सही साबित हो जाता है। अब दूसरा था, भारत शीत युद्ध में भाग नहीं लेगा। शीत युद्ध जो प्रचंड रूप से पूरे विश्व में अमेरिका और रूस के बीच चल रहा था, तो भारत ने कहा, भाई देखो, हम इस शीत युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, इस अंधी और प्रतिस्पर्धी दौड़ में हमें शामिल नहीं होना है। तीसरा है, यह तटस्थता नहीं है। क्या? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। भारत का यह था
कि भारत पूंजीवादी देशों से भी सहयोग प्राप्त करेगा और भारत साम्यवादी देशों से भी सहयोग प्राप्त करेगा, और इस तरह से वह अपनी चीज़ों का संचालन करेगा। इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुण दोष पर निर्णयन, वह किसी भी गुट में नहीं जाएगा, न तटस्थ रहेगा, दोनों देशों से सहयोग प्राप्त करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं व्याप्त हैं उस समय, उसका समाधान या उसमें पक्ष विपक्ष का निर्णय भारत गुण और दोष के आधार पर लेगा। मतलब जो गलत है तो गलत है, जो सही है वो सही है, इस आधार पर भारत इसका निर्णय करेगा। अब विरोधी गुटों का संतुलन, मतलब इसी गुट निरपेक्षता के अंतर्गत ये भी आता है कि भारत ने कहा कि हम पूंजीवादी देशों से भी अपना संबंध ठीक रखेंगे, साम्यवादी देशों से भी संबंध ठीक रखेंगे। इसका उदाहरण शुरू के 2-3 पंचवर्षीय योजनाओं में आपको देखने को मिलता है। जब भारत में उद्योगों इत्यादि की ज़रूरत थी तो रूस ने भी भारत को सहयोग किया और अमेरिका ने भी भारत को सहयोग किया, और इस तरह से भारत अपना आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब दूसरी है शांति की विदेश नीति। कहने का अर्थ ये है कि भारत ने यह ठान लिया कि वह शांति की विदेश नीति का पालन करेगा। उस समय के एक विद्वान हैं जिनका नाम है के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर ने यह कहा है कि भारत को इस बात की चिंता थी कि उसकी प्रगति को और मानव जाति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो जाए। मतलब उनकी चिंता यह दर्शाती है कि भारत युद्धों में बिलीव नहीं करता, भारत शांति वाली पॉलिसी पे चलेगा, शांति वाली नीति पे चलेगा। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ ही 1960 में जो सिंधु जल विवाद था उसे सुलझाने का भरपूर प्रयास किया। यह अलग बात है कि वो मामला आए दिन उठता रहता है, लेकिन भारत की पूरी कोशिश होती है कि शांतिपूर्ण ढंग से उस मामले का समाधान किया जाए। यही चीज़ कश्मीर में भी दिखाई देती है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से गतिरोध समाप्त करने के लिए कई बार शिमला समझौते जो 1972 में शुरू हुआ था किया। इसके अलावा बांग्लादेश से गंगा जल विवाद 1996, इसको भी भारत ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से सुलझाने का प्रयास किया। इसके अलावा कई ऐसे यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन हैं जिसमें भारत अपनी सहभागिता दर्शा रहा है। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अब भारत की जो तीसरी बात है विदेश नीति के संचालन की, वो ये है कि भारत ने कहा कि हम पंचशील सिद्धांत का पालन करेंगे। वो 5 सिद्धांत क्या हैं? पहला, किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या प्रभुता का सम्मान करेंगे। भारत निश्चित रूप से करता है। आज के भी अपडेट में देख लीजिए, किसी भी देश का की सीमा का भारत अतिक्रमण नहीं करता है और उन्हें बराबर का सम्मान देकर ही बात करता है। दूसरा, आक्रमण न करना, यानी कि भारत किसी दूसरे देश पर अधिकार करने के लिए आक्रमण नहीं करेगा, जैसा कि चाइना, अमेरिका इत्यादि देश बारंबार करते रहते हैं। अब तीसरा है आंतरिक हस्तक्षेप न करना, मतलब कि अगर किसी देश में कोई समस्या व्याप्त है तो भारत उनके पर्सनल मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और इसके साथ भारत उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप कोई कुछ नहीं करेगा। जैसा कि आप देखते हैं पाकिस्तान ने छद्म युद्ध इत्यादि भारत के खिलाफ छेड़े हुए हैं, भारत ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा और निश्चित रूप से ये बातें आज भी सिद्ध हैं। अब चौथा है समान लाभकारी संबंध, मतलब भारत अगर किसी भी देश के साथ संबंध बनाता है तो संबंध ऐसा नहीं होगा कि केवल भारत को ही लाभ हो, भारत भी दूसरे को लाभ देगा। नेपाल जैसे छोटे देश का आप उदाहरण ले सकते हैं कि उतना छोटा देश भारत के सामने जिसकी कोई हैसियत नहीं है, भारत निरंतर उनको सहयोग करता रहता है। अलग बात है कि भारत वहाँ से बिजली इत्यादि का उत्पादन होता है तो भारत भी लेता है। इसी प्रकार भूटान के साथ संबंध या अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी भारत संबंध अच्छे बनाए हुआ है। और पंचशील का आखिरी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब हम भी जिए तुम भी जियो इत्मीनान के साथ।
मामला शांत रहे, कोई भी समस्या हो बातचीत के माध्यम से हम सुलझ लेंगे और उस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। तो तुम्हारा भी अस्तित्व बना रहेगा, मेरा भी अस्तित्व बना रहेगा। भारत इन चीज़ों में अपना क्या करता है, भरोसा करता है। अब देखते हैं चौथी चीज़ क्या है। चौथी चीज़ देखते हैं हम सह-अस्तित्व का सिद्धांत। यानी ये तो पंचशील के अंतर्गत सह-अस्तित्व था, ये अलग से सह-अस्तित्व का सिद्धांत या विचार है। सह-अस्तित्व के विचार में हमें यह देखने में आता है कि यहाँ कहा गया है कि विरोधी विचारधाराओं का सम्मान। भारत की यह पॉलिसी रही है कि वह किसी भी अन्य विचारधारा का भी भरपूर सम्मान करता है, उसे जगह देता है। भारत में आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद, साम्यवाद सभी विचारधाराएं मिक्स रूप से चलती हैं। राजनीतिक संबंधों में भी आप इन्हें देख सकते हैं, कई पार्टियां हैं अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर अपना अस्तित्व गठित की हुई हैं। इसी प्रकार विदेश संबंधों में भी हमें यह झलकता है। भारत रूस से भी संबंध अच्छा रखना चाहता है, भारत अमेरिका से भी संबंध अच्छा रखना चाहता है, भारत अरब देशों से भी संबंध अच्छा रखना चाहता है, भारत इजराइल से भी संबंध अच्छा रखना चाहता है। तो उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनको भारत बराबर सम्मान देता है, तभी तो ऐसा संभव होता है। तो इस प्रकार दूसरा है, इसी चीज़ को देख करके समान विचारधाराओं को समान सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानते हुए भारत ने अनेक देशों से मैत्री संधियां कर रखी हुई हैं। इसके अलावा हम परमाणु प्रसार की बात करें, भारत के पास निश्चित रूप से परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत परमाणु हथियारों के प्रसार का शुरू से विरोधी रहा है। हालांकि वह जो पक्षपातपूर्ण संधियां हैं जैसे NTPC, CTBT, उन पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन वह हस्ताक्षर सिर्फ इसलिए नहीं हुए क्योंकि वह परमाणु संपन्न देशों और विकासशील देशों के बीच में एक भेद उत्पन्न करते हैं। इस कारण से भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अन्यथा भारत परमाणु हथियारों का विरोधी रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि परमाणु हथियार होने चाहिए, किसी दूसरे को दहलाने के लिए नहीं, दूसरे को डराने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार आवश्यक हैं। यही बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था। जब महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान दिव्यास्त्र लेने के लिए भेजते हैं। वो कहते हैं कि यह युद्ध है, इसमें दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं होगा, यह दिव्यास्त्रों का युग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दिव्यास्त्र होने आवश्यक हैं। तब अर्जुन दिव्यास्त्र के लिए गए थे और दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किया था। इसी प्रकार भारत भी परमाणु प्रसार की संधि को, मतलब परमाणु के प्रसार को भारत नहीं मानता है। अब अगला है साम्राज्यवाद व नक्सलवाद का विरोध। भारत बहुत लंबे समय से साम्राज्यवाद और नस्लवादी भेद की पीड़ा भोगता आया था। इसी कारण से भारत हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा और ऐसे देश जो साम्राज्यवादी मानसिकता से पीड़ित हैं, भारत हमेशा उनसे विपरीत धारा में रहा है। इसी प्रकार नस्लवाद का जो है भारत हमेशा से विरोध करता रहा है। इसका एक उदाहरण है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड एक देश है, हॉलैंड ने इंडोनेशिया पर आक्रमण कर दिया था। तब भारत ने हॉलैंड यानी नीदरलैंड के इस आक्रमण का विरोध किया था, क्योंकि वह नस्लवाद और साम्राज्यवाद का निरंतर विरोध करता है। तो भारत ने हॉलैंड का विरोध किया था। इसी प्रकार 1956 में जब फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर मिस्र पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था स्वेज नहर के मामले को लेकर, तब भारत ने इनका विरोध किया था, फ्रांस और ब्रिटेन का। इसी प्रकार बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1971 में, उसमें भारत ने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारत के मुक्ति संग्राम को भारत ने बल प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त विकास एवं सहायता का सिद्धांत, भारत निरंतर विकास करना चाहता है और साथ ही भारत यह भी सोचता है कि उसके पड़ोसी देश भी निरंतर विकास करते रहें। इस कारण भारत लगातार उन्हें सहयोग
देता रहता है। भारत विश्व की एक सबसे तीव्र विकसित होती अर्थव्यवस्था है, तो साथ ही भारत की यह भी इच्छा है कि उसके अगल बगल के देश भी उसी हिसाब से विकास करते रहें। अलग बात है कि पाकिस्तान इत्यादि जैसे देशों की मानसिकता बहुत खराब है और वो अलग विकास में लगे हुए हैं अपना, जिसमें आतंकवाद, गरीबी, भूखमरी जैसी चीज़ों को वो बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की ग्रोथ रेट दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तीव्र चल रही है। तो भारत से बांग्लादेश बहुत कुछ सीख रहा है और भारत से बांग्लादेश का व्यापार इत्यादि भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। रही सहयोग की बात, तो जैसे नेपाल में भूकंप आया, नेपाल के प्रधानमंत्री को पता चले उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री को पता चल गया कि नेपाल में भूकंप आया है और भारत ने तुरंत राहत सामग्री और सहयोग भेज दिया। इसी प्रकार एक हालिया उदाहरण ले लीजिए जो एकदम ज्वलंत उदाहरण है, कोविड वैक्सीन का। न जाने कितने देशों में भारत ने अपनी कोविड वैक्सीन भेजी, कितना सहयोग किया। तो ये भारत के सिद्धांत जो सह अस्तित्व, विकास और सहायता के सिद्धांत हैं, इसके आधार पर भारत निरंतर विकास कर रहा है और चाहता है कि हमारी विदेश नीति इसी विकास के आधार पर चलती रहे। इसके अलावा भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ को निरंतर सहयोग कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण आपको मिल सकते हैं कि जितने भी ज़्यादातर जो शांति मिशन है उसमें भारत सबसे ज़्यादा सेना भेजता है शांति मिशन में। इसके अलावा लाइबेरिया में 2007 में, कांगो में 2005 में, लेबनान में 1998 में और सूडान में 2005 में भारत ने एक शांति मिशन भेजा था। इसके अतिरिक्त आज भी भारत निरंतर यूएन में एकदम एक्टिव है और सहयोग कर रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं जिनके आधार पर भारत की विदेश नीति संचालित हो रही है। इन्हीं सिद्धांतों का अक्स आपको दिखाई देगा अमेरिका के साथ संबंध में भी, रूस के साथ संबंध में भी और अन्य देशों के साथ, जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध है उनके साथ भी। भारत एक सहिष्णु, आगे बढ़ने वाला, धर्मात्माओं का देश रहा है जो निरंतर अपनी वृद्धि के साथ विश्व की वृद्धि की कामना करता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को भी अपना परिवार मानने वाला यह देश चाहता है संपूर्ण विश्व में शांति व्याप्त हो। तो इस प्रकार से भारत के विदेश नीति का एक संचालन स्वरूप आपके सामने हमने रखा। आप इन्हें देखिए, अपना इनपुट शामिल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।